जय हिंद दोस्तों। आज हम इस वीडियो में आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी से रिलेटेड जो उसके पीवाईक्यू क्वेश्चन हैं जीके के, उनको देखने वाले हैं और उससे रिलेटेड जो भी एक्सपेक्टेड सीरीज या एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हो सकते हैं उसको भी फुल एक्सप्लेनेशन के साथ समझने वाले हैं। अगर इससे पहले आपने मेरे यूट्यूब चैनल ट्रिप प्लस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे अगली जो वीडियो आएंगी जीके से रिलेटेड और आपके सिलेक्शन को और लेवल बढ़ाने वाले क्वेश्चन होंगे, उसके लिए अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के। तो इस वीडियो का पहला क्वेश्चन ये रहा। तो पहला क्वेश्चन है, नागरिकता संशोधन अधिनियम 1985 किस समझौते से संबंधित है? ऑप्शन ए है शिमला समझौता, बी भारत श्रीलंका समझौता, असम समझौता और कश्मीर समझौता। तो जो भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 था, 1955 था जो कि पहला था। तो इसमें संशोधन किया गया 1985 में, जो कि संबंधित था असम समझौते से। जैसे अगर बताया जाए मैप के माध्यम से इसको समझते हैं थोड़ा। तो सेकेंड, जैसे मान लीजिए ये असम राज्य है, इसकी जो बाउंड्री लगती है बांग्लादेश से लगती है। तो बांग्लादेश के जो इमिग्रेंट्स होते थे यहाँ प्रवेश करते थे इस एक्ट से पहले। तो उस समस्या को सुलझाने के लिए ही नागरिक संशोधन अधिनियम 1955 में संशोधन किया गया 1985 को, और इसका संबंध सीधे असम समझौता से। इसलिए इसका ऑप्शन सी जो है राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन को अच्छे से और समझ लेते हैं। इस समझौते का उद्देश्य असम में अवैध प्रवासक, विशेष रूप से बांग्लादेश जैसे पड़ोसियों से मुद्दे को हल करने के लिए था। नागरिक संशोधन अधिनियम 1985 असम समझौते के परिणाम स्वरूप पेश किया गया था। इस अधिनियम जिसने अधिनियम 1955 में संशोधन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराष्ट्र महाराष्ट्र के सतार में पैरेलल गवर्नमेंट मतलब समांतर सरकार या इसी को प्रति सरकार के नाम से भी जाना जाता है की स्थापना कब हुई थी? जब महात्मा गांधी ने क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू किया था 1952 में, उसके पैरेलल ही ये भी शुरू हो गया था। क्या? पैरेलल गवर्नमेंट, जिसे समांतर सरकार या प्रति सरकार कहते हैं। ये सबसे पहले शुरू तो हुआ था बलिया से, परंतु ये पूर्ण रूप से सक्सेस नहीं हो पाया था, इसीलिए उसे पहला न मानकर ज्यादातर क्वेश्चनों में उसको पहला सतार वाले को माना जाता है, जो कि कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में। ये कब स्टार्ट हुआ था? 1953 में। सतार समांतर सरकार की प्रमुख बातें, ये शुरू हुआ था 1953 में और चला कब तक था? 1956 तक सक्रिय रहा था। इसकी स्थापना की बात करें तो अगस्त अगस्त 1953 में शुरू हुआ था। कब? जब भारत छोड़ो आंदोलन जो क्विट इंडिया मूवमेंट चल रहा था उसके साथ ही स्टार्ट हो चुका था। के में सतार से शुरू हुआ था। इसके प्रमुख नेता की बात करें तो कृति सिंह, नाना पाटेकर, और इसमें जो किसान समूह था, किसान अहिर समूह भी सम्मिलित था और पांडुरंगा बापू जादव भी सम्मिलित थे। परंतु इनके जो मेन लीडर के रूप में जो क्वेश्चन में आता है वो आता है कीर्ति सिंह पाटिल। कार्यप्रणाली की बात करें तो यह एक गोरिल्ला शैली की सरकार थी, जो जो ब्रिटिश सरकार के जो थाने हुआ करते थे उसको नष्ट करती थी और अपनी लोक अदालत की स्थापित करती थी और स्थानीय स्वशासन का प्रबंधन करके खुद से शासन चलाता था। इसीलिए इसे पैरेलल गवर्नमेंट कहा गया। क्वेश्चन ये रहा। ये है केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण, जिसको बोलते हैं सीएटी, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेट ट्रिब्यूनल, की स्थापना कब हुई थी? जो इसको आपका आर्टिकल है 323 ए, इसके तहत सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल की स्थापना हुई थी 1985 में, जिसका मेन उद्देश्य जो है उसका उद्देश्य है भारतीय कर्मचारी जो कि यूनियन गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं, उनकी जो भर्ती होती है, जैसे आप एसएससी सिलेक्शन में कोई प्रॉब्लम हुई तो उसका निपटारण करने के लिए किस कोर्ट में जाते हैं? वो तो सीएटी होता है। उसकी सेवा शर्तों से जुड़े विवाद और शिकायतों को जल्दी से निपटाने के लिए सीएटी की स्थापना की गई। कब की गई? 1985 में। ये भारतीय संविधान के आर्टिकल 223 ए के अंतर्गत है और ये एक न्यायिक ट्रिब्यूनल है। न्यायाधिकरण विशेषता भी है इसके, बोल सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? 1985। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शक्ति के पृथक्करण
सेपरेशन ऑफ पावर का सिद्धांत मुख्य रूप से किस राजनीतिक विचारक द्वारा दिया गया है? सेपरेशन ऑफ पावर। सेपरेशन ऑफ पावर में जो आपकी पावर है उसको 3 भागों में डिवाइड किया गया है। एक होता है इसको एक्सप्लेन करते हैं जैसे अ, अवधारणा की बात करें तो ट्रायस पॉलिटिका पर बेस है जिसका जो क्या पूछा था अवधारणा किसने दी है, तो वो अवधारणा एक फ्रांसीसी दार्शनिक हुए मोंटेस्क्यू द्वारा व्यवस्थित रूप से प्रतिपादित किया गया है। तो इसकी धारणा किसने दी? मोंटेस्क्यू ने। किसने? ऑप्शन जो बी होगा इसका राइट आंसर होगा मोंटेस्क्यू। अब इसके एक्सप्लेनेशन और जो सेपरेशन ऑफ पावर है उसको समझते हैं। तो जो शक्ति का पृथक्करण या शक्ति को बांटना होता है वो मुख्य रूप से 3 स्वतंत्र अंगों में बांटा गया है। कितने अंगों में बांटा गया है? 3 स्वतंत्र अंगों में। एक है क्या है? विधायिका, जिसका काम क्या है? कानून बनाना, कानून का निर्माण करना। दूसरा है कार्यपालिका, जो कानून बन चुका है उसको लागू करना, तो कानून को लागू करना कार्यपालिका। तीसरा है न्यायपालिका, जो कानून बनाया उसे लागू किया उसमें कुछ प्रॉब्लम हुई या उसकी जांच करनी है तो उसके लिए कानून का व्याख्यान करना, उसकी जांच करने के लिए कार्यपालिका। जैसे इसके अंतर्गत हम सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ये सब पढ़ते हैं। विधायिका में जैसे आपकी सेंटर पर हो गई संसद, राज्य में राज्य विधानसभा, और कार्यपालिका में लागू करने में राष्ट्रपति हो गया, प्रधानमंत्री हो गया, ये सब आ जाते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मैंडिस स्क्वायर। इसको और एक्सप्लेनेशन समझ लेते हैं। शक्ति का पृथक्करण का सिद्धांत। एक सेकेंड में इसका कलर चेंज कर लूं, ब्लैक कर लेते हैं। ठीक है, तो है शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत, सेपरेशन ऑफ पावर। इसको मैंने बताया आपको 3 भागों में, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी में बांटा गया है। जो लेजिस्लेटिव है, विधायिका है का है, उसका कार्य क्या है? कानून का निर्माण करना। देश में जितने भी कानून बनते हैं किसी भी चीज से रिलेटेड, तो कहाँ बनते हैं वो? संसद में, या राज्य लेवल पे बात करें तो राज्य विधानसभा मंडल में। तो ये किसका भाग आ गया आपका? लेजिस्लेटिव का, विधायिका का। ओके, सेकंड भाग होता है आपका कार्यपालिका। कार्यपालिका के अंतर्गत आता है जो कानून बन गया, किससे? विधायिका ने कानून बना दिया, तो उसको देश में लागू भी तो करना होगा, तो उसे लागू करने का काम होता है इसका कार्यपालिका, एग्जीक्यूटिव का। इसमें होते हैं राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री की सहायता के लिए मंत्रिमंडल, जिसका हेड होगा खुद प्रधानमंत्री। ठीक है, उसके बाद अब आपने कानून भी बना लिया, कानून को लागू भी कर लिया। अब कानून का व्याख्या भी करनी होगी, कभी कुछ गड़बड़ हो जाए तो उसकी जांच भी करनी होगी, तो वो कौन करेगा? जुडिशरी, न्यायपालिका। जैसे आपने अपने सुप्रीम कोर्ट हो गया, हाई कोर्ट हो गया और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो गया, ये सब इसके अंतर्गत आ जाते हैं, जैसे निचली न्यायालय हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु के कारण होता है जिसे काली खांसी के नाम से जाना जाता है? एक रोग है जो कि जीवाणु के कारण होता है और उसे सामान्यतः काली खांसी के नाम से जाना जाता है। उसका नाम क्या है? तो वो है पर्डुसिस। पर्डुसिस को समझते हैं। जो पर्डुसिस है ये जीवाणु जनित एक रोग है जिसे हिंदी में काली खांसी के नाम से जाना जाता है। ये रोग बोर्डो बोर्डेडेला पार्डुसिस नामक बैक्टीरिया के कारण होता है। जो ये काली खांसी है, ये रोग श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है और इसके इलाज के लिए डीपीटी टीके का यूज किया जाता है, जिसमें डी फॉर डिप्थीरिया रोग के लिए यूज होता है, पर्डुसिस के लिए और टिटेनस के लिए। तो पर्डुसिस को हिंदी भाषा में या उसका अन्य नाम है क्या? काली खांसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? क्या है? वन संरक्षण अधिनियम। अगर हम बात करें वन संरक्षण की, तो वन संरक्षण तो पारित हुआ 1986 में। ठीक है, परंतु अगर वन्य जीव की बात करें तो वन्य जीव जो पारित हुआ वो हुआ 1972 में। वन्य जीव 1972 में। वन पारित हुआ 1980 में। सॉरी, मैंने क्या 1986 बता दिया क्या? तो ये 1980 होगा सर। ठीक है, एक सेकेंड, इसका जो राइट आंसर होगा 1980 होगा, क्योंकि इसमें वन संरक्षण पूछ रहा है। वन्य जीव 72 में है, वन 80 में है, पर्यावरण संरक्षण 86 में है, और जैव विविधता अधिनियम जो आया वो 2002 में आया है। और ये भारतीय संविधान के किस आर्टिकल के अंतर्गत आते हैं? ये आते हैं 48।
जो डीपीएसपी का है भाग 4, उसके अंतर्गत आर्टिकल 48 के अंतर्गत ये बनाए जाते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ लिखे हुए भी हैं, भारतीय फॉरेस्ट एक्ट, भारतीय वन अधिनियम 1927, वन संरक्षण जो कि पूछा था 1980, तो क्या हुआ इसका 1980। ठीक है, उसके बाद आता है इन्वायरमेंट प्रोटेक्ट एक्ट, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, फिर बायोडायवर्सिटी एक्ट 2002। अगर इसको याद रखना है तो आप ऐसे याद रख लीजिए, जैसे जिस समय ये एक्ट, ये टीसी मतलब ट्रिक है, मैं जिसे टीसी की कहता हूँ, इसे टीसी कहता हूँ। तो ये एक टीसी है, मान लीजिए ट्रिक है। तो क्या याद कीजिए, जैसे जब ये लागू हुआ उस समय, तो उस समय वन तो बहुत थे, परंतु वन्य जीवों की कमी हो रही थी, तो 1972 में पहले वन्य जीवों पर ध्यान दिया गया, तो इसलिए आया वन जीव अधिनियम। उसके बाद उन्हें लगा कि वन्य भी कटाई हो रही है, तो वन की कटाई को रोकने के लिए 1972 के बाद 1980 में क्या आया, वन संरक्षण एक्ट, क्या, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट। उसके बाद बोले वन्य की भी कर ली, वन्य जीव की भी कर ली, तो अब पर्यावरण, टोटल ओवरऑल पर्यावरण की करनी है, तो उसके लिए 1982 में 86 में आया पर्यावरण संरक्षण एक्ट। और जैव विविधता को भी बचाना है, तो जैव विविधता को बचाने के लिए लास्ट में रिसेंटली, मतलब इसके अनुसार देखें तो जो सबसे नया है वो जैव विविधता एक्ट हो गया आपका 2002 का, और इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। उससे पहले एक्सप्लेनेशन इसकी और देख लेते हैं। वन्य पर्यावरण वही लिखा है, वन्य जीव, भारतीय वन अधिनियम 1927, वन संरक्षण 1980, वन वन्य जीव संरक्षण एक्ट 1972, पर्यावरण सुरक्षा एक्ट 1986। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका आप। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है, मराठा काल में सरदेशमुखी राजस्व का कितना प्रतिशत हिस्सा होता था जो शिवाजी महाराज द्वारा वंशानुगत अधिकार के रूप में वसूला जाता था? तो मराठा काल में मुख्य रूप से दो टैक्स लगाए जाते थे। एक होता था सरदेशमुखी और एक होता था चौथ। चौथ तो आप उसके नाम से ही समझ पाते हैं कि 1/4 पार्ट होता था, मतलब 25% होता था, और ये लगाया किस पर जाता था, गैर मराठा क्षेत्र पर लगाया जाता था भू राजस्व के रूप में। जो भू राजस्व होता था उसका 1/4 हिस्सा मराठा को देना होता था। इसका उद्देश्य होता था मराठा सेना के आक्रमण से सुरक्षा, मतलब आपके क्षेत्र में मराठा सेना को कोई आक्रमण नहीं होगा, उससे आपको सुरक्षा दी जाएगी। एक प्रकार का ये प्रोटेक्शन मनी या प्रोटेक्शन टैक्स मान सकते हैं, इसे प्रोटेक्शन टैक्स था, सुरक्षा कर था। इसकी शुरुआत, इसका प्रचलन छत्रपति शिवाजी महाराज के समय ही माना जाता है। अब इस क्वेश्चन की बात करते हैं जिसमें पूछा है सरदेशमुखी, इसमें कितना प्रतिशत लगाया जाता था? जैसे चौथ में 4%, वैसे ही सरदेशमुखी में 10% भू राजस्व, जो आपका भू राजस्व कर था, जो कि चौथ कर था, उसके अतिरिक्त ये लगाया जाता था 10%। सरदेशमुखी का अर्थ होता था प्रदेश का प्रमुख अधिकारी, मतलब जो आपका मराठा राज्य है उसका हेड, जो कि शिवाजी ने स्वयं को सरदेशमुखी घोषित किया था। इसी अधिकार इसी अधिकार के बेस पर वो अतिरिक्त कर वसूलते थे, जो कि 10% होता था। तो ये चौथ के अतिरिक्त लिया जाता था, जो चौथ टैक्स था उसके अतिरिक्त लिया जाता था। तो इसमें पूछा है क्या, कि जो शिवाजी महाराज द्वारा जो सरदेशमुखी टैक्स लिया जाता था वो कितना प्रतिशत लिया जाता था? वो होता था 10%। ओके, ये आपका 10% राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। सरदेशमुखी हो गया आपका, चौथ हो गया। उसके बाद है अग्निकुल सिद्धांत। अग्निकुल सिद्धांत मुख्य रूप से किस संप्रदाय की उत्पत्ति से संबंधित है? तो ये जो अग्निकुल सिद्धांत है, इसका जो स्रोत है या इसके बारे में जो हमें जानकारी मिलती है वो मिलती है पृथ्वीराज रासो से, जिसके रचनाकार कौन है, चंद्रवरदाई, जिसमें पृथ्वीराज जी के बारे में, चौहान वंश, सिसोदिया वंश, इनके बारे में जानकारी मिलती है। तो इसका जो मुख्य स्रोत है वो चंद्रवरदाई की पृथ्वीराज रासो है। इसमें वर्णित है कि जो राजस्थान की माउंट मैकाले है, माउंट मैकाले पर ऋषि, क्या नाम है ऋषि का, मैं कंफ्यूजन हो रहा हूँ, ऋषि वशिष्ठ, हाँ, ऋषि वशिष्ठ के द्वारा अग्निकुल अग्निकुल यज्ञ किया गया, जिससे 4 राजपूत वंशों की उत्पत्ति हुई। 4 राजपूत वंशों की उत्पत्ति हुई, जिनमें से परमार वंश, प्रतिहार वंश, चौहान वंश और सिसोदिया वंश है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसे आप याद रखिएगा चारों को, जिनकी अग्निकुल सिद्धांत से उत्पत्ति हुई। क्या, परमार, प्रतिहार, चौहान और सोलंकी। तो इसमें क्या पूछा है, किस समुदाय की? तो यहाँ का राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, राजपूत वंश।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं और ये एक पौराणिक मान्यता के आधार पर माना जाता है इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन-सी पत्रिका महात्मा गांधी द्वारा संपादित नहीं की गई? मतलब एक ऐसी पत्रिका होगी इन चारों में से जो कि महात्मा गांधी द्वारा संपादित नहीं हुई है। तो इस क्वेश्चन को अब ये इस क्वेश्चन में ये 4 दिया है, हो सकता है दूसरा क्वेश्चन बना दे उनमें ये 4 ऑप्शन ना देकर दूसरा दे दे। इसलिए जो महात्मा गांधी द्वारा संपादित हुई है वो सभी पत्रिका देख लेते हैं। तो वो पत्रिका है महात्मा गांधी द्वारा संपादित पत्रिका में यंग इंडिया आती है आपकी, नवजीवन, हरिजन, इंडियन ओपिनियन, हरिजन सेवक, हरिजन बंधु। तो इसके आंसर अगर देखें इसके अकॉर्डिंग तो जो आपका नवजीवन है बिल्कुल महात्मा गांधी जी द्वारा प्रकाशित की गई, सही है। हरिजन की गई बिल्कुल सही है। हरिजन बंधु की गई बिल्कुल सही है। हरिजन सेवक की गई बिल्कुल सही हो जाता। यंग इंडिया बिल्कुल यंग इंडिया गांधी जी द्वारा की गई, परंतु जो युगांतर है, युगांतर गांधी जी द्वारा न करके ये पत्रिका बरिंद्र कुमार घोष, अविनाश भट्टाचार्य और भूपेंद्र नाथ दत्त द्वारा प्रकाशित की गई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, युगांतर, जो कि महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित नहीं की गई है या संपादित नहीं की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, माओरी जनजाति मुख्य रूप से किस देश के मूल निवासी मानी जाती है? मतलब ये जो माओरी जनजाति है ये किस देश में मूल निवासी है वहां की, ये पूछ रहा है क्वेश्चन। तो ऑप्शन है ब्राजील, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, कनाडा। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा आपका न्यूजीलैंड। जो न्यूजीलैंड है यहाँ की प्रजाति, न्यूजीलैंड की प्रमुख जनजाति, यहाँ की प्राचीनतम जनजातियों में माना जाता है मावरी को। तो मावरी को, ओके, इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं अच्छे से। तो न्यूजीलैंड के मूल निवासी जनजाति मावरी है। मावरी जनजाति पॉलिनेशियन मूल के हैं, जो कि न्यूजीलैंड की सबसे प्राचीन जनजातियों में गिनी जाती है। जो मावरी हैं इनके मूल निवास की बात करें तो ये न्यूजीलैंड वाले एरिया में पाई जाती है और ये पॉलिनेशियन मूल के होते हैं। और जो ये जो आपकी मावरी जनजाति है इनकी संस्कृति में एक हाका नृत्य होता है जो कि वर्ल्ड फेमस है। अब बात करते हैं न्यूजीलैंड की। तो न्यूजीलैंड की जो कैपिटल है वो है वेलिंगटन और पूरे वर्ल्ड की सबसे दक्षिणतम साउथ मोस्ट राजधानी या कैपिटल जो है वो वेलिंगटन है। तो ये खुद एक क्वेश्चन बन जाता है कि वर्ल्ड की सबसे साउथ मोस्ट कैपिटल कौन सी है, तो वेलिंगटन है। किसकी कैपिटल है वो, न्यूजीलैंड की। न्यूजीलैंड अगर आपको कितने लोगों को, ये मुझे कमेंट करके बताइए, कितने लोगों को न्यूजीलैंड की मैप पे लोकेशन पता है। अगर नहीं पता है तो मैं आपको शायद मैप लगा रखा है मैंने, हाँ मैप से बता दे रहा हूँ मैं, ठीक है। तो इसकी लोकेशन बता देता हूँ। जैसे ये अपना प्यारा भारत हो गया, ये आपका छुटका श्रीलंका, नेपाल, थाईलैंड, वियतनाम, मलेशिया, इंडोनेशिया, फिलीपींस, पापुआ न्यू गिनी और ये हो गया न्यूजीलैंड। तो न्यूजीलैंड के जस्ट नीचे आपको सॉरी ऑस्ट्रेलिया के जस्ट नीचे आपको मिलता है, ये होता है न्यूजीलैंड की लोकेशन। तो यहीं पर उसकी कैपिटल हो जाती है और वो हो जाती है कैपिटल क्या, वेलिंगटन। और ये साउथ मोस्ट कैपिटल हो जाती है वर्ल्ड की। तो आपको अब ये मैप देखकर आपको हमेशा लोकेशन भी याद रहनी चाहिए। तो आगे बढ़ते हैं। बस आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करिए। ओके, थैंक यू। जय हिंद दोस्तों। Hey bros, what's going on? This is Cotton. Be sure to subscribe to my channel if you haven't already, because subscribing makes you feel good.